नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 10वीं क्लास के छात्रों के लिए हिंदी का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। दोस्तों क्या होता है ना कि हिंदी में बहुत ज़्यादा चैप्टर है और सारे चैप्टर को तो बच्चा पढ़ नहीं पाता है। वो चाहता है कि अगर हिंदी का VBI ऑब्जेक्टिव कहीं से मिल जाए तो हम लोग याद कर लेंगे और एग्ज़ाम में फटाफट हम लोग टिक लगा देंगे। तो बाबू चिंता मत करो, अगर आप लोग 10वीं का एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हो तो जो मैं आपको हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, उसको नज़रअंदाज मत करिएगा, उसको एकदम अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, चलो मैं एक एक क्वेश्चन को बताता हूँ लाइन बाय लाइन और आप लोग मेरे पीछे पीछे लाइन बाय लाइन याद करते चलिए। ठीक है, चलो जी, देखो बाबू आप लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला आप लोगों का क्वेश्चन है ना कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। बाबू भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। आंसर होगा ए नंबर वाला। एक्चुअली में सबको याद है कि इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन हमको लगता है कि नहीं पूछेगा। ये पूछेगा कि भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, अब आप लोगों को बताना है कमेंट करके कि जन्म तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ और कहाँ हुआ, ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो मैंने बताया कि भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, और आप लोग बताओ कि इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है बाबू कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। ये जो आधुनिक सभ्य समाज है ना, वो श्रम विभाजन को कार्य कुशलता के लिए ही आवश्यक मानता है, अन्य के लिए नहीं, बल्कि केवल कार्य कुशलता के लिए सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, बाकी सब के लिए नहीं बाबू। ठीक है, तो दूसरा का आंसर होगा ए नंबर वाला। अगला क्वेश्चन बाबू 3 नंबर कि 20 के दांत के लेखक है, 20 के दांत पाठ के लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। आंसर होगा बाबू बी नंबर वाला, नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 20 के दांत किस साहित्यिक विद्या की रचना है। 20 के दांत किस साहित्यिक विद्या की रचना है, तो बाबू हम लोग आंसर देंगे 4 का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, कहानी होगा, क्योंकि ये जो 20 के दांत है ना वो नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित क्या है, तो कहानी है। आप इसको निबंध या फिर भाषण नहीं कह सकते, इसको आप लोग कहानी कह सकते हो। ठीक है बाबू, चलो अगला क्वेश्चन। अगला आप लोगों का क्वेश्चन है 5 नंबर। देखो क्वेश्चन का रहा है कि सभ्यता और संस्कृति के विकास क्रम के साथ ही भारत में विकसित होते जा रहे हैं। तो बहुत लोग कहेंगे कि अंधविश्वास भारत में विकसित होते जा रहे हैं। नहीं बाबू, आप हर किसी को अंधविश्वास थोड़ी ना बोल सकते हो। तो भारत में क्या विकसित होते जा रहे हैं, तो आप लोग आंसर ठीक लगाना सी नंबर मतांतर। ठीक है, भारत सभ्यता और संस्कृति के विकास क्रम के साथ, ठीक है, संस्कृति के विकास क्रम के साथ भारत में विकसित होते जा रहे हैं, तो मतांतर आंसर होगा सी नंबर वाला बाबू। ठीक है, चलो बाबू अगला क्वेश्चन देखें ना। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था। तो बाबू स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का भी वेदांती मैक्स मुलर ने कहा था। किसने कहा था, मैक्स मुलर। और आपको पता है ना मैक्स मुलर जर्मनी के रहने वाले हैं, जर्मनी। इनका जन्म कहाँ हुआ, तो जर्मनी में हुआ। भारत से हम क्या सीखे, जो पाठ है ना उसी पाठ के मैक्स मुलर लेखक है। ठीक है बाबू, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आया है 7 नंबर कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं जो पाठ है ना, उस पाठ के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है बाबू, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। और यहाँ पर 8 नंबर में पूछा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाबू जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। आप लोगों को मैंने बताया था कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जिस वर्ष हुई थी, उसी वर्ष हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। तो 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म भी हुआ था। याद रहेगा ना बाबू, बिल्कुल याद रखना। अगला क्वेश्चन, मराठी भाषा की लिपि क्या है। देखो जी, ये जो मराठी भाषा है वो ज़्यादातर महाराष्ट्र में बोली जाती है। तो बाबू याद रखना, मराठी भाषा की जो लिपि होती है वो देवनागरी लिपि ही होती है, देवनागरी लिपि के अंतर्गत ही आती है। तो 9 का आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें कुछ एक अक्षर है जो अलग होता है। जो अगले क्वेश्चन में पूछा है कि मराठी भाषा का कौन सा अक्षर है जो देवनागरी लिपि से भिन्न है। देखो बाबू, मराठी भाषा का हर एक
अक्षर देवनागरी लिपि से मिलता है, लेकिन उसमें से जो ल होता है ना, ल वो नहीं मिलता है। ल को हम लोग देवनागरी में ऐसे लिखते हैं, जबकि दोस्तों मराठी भाषा में ल को कुछ ऐसे करके लिखा जाता है, ऐसे करके कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर यकीन नहीं है तो आप लोग टिक लगाना कि मराठी भाषा का भिन्न शब्द क्या है, यानी कि भिन्न उसका अक्षर क्या है, तो आप लोगों को ल मिल जाएगा। और ल को कैसे बनाएगा वो आप लोग भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो पहले तो हमको कन्फर्म हो गया कि जो बहादुर पाठ है वो कहानी है, और उस कहानी के लेखक कौन है, तो अमरकांत जी है। कौन है उस कहानी के लेखक कौन है, तो बाबू अमरकांत जी होंगे, अमरकांत जी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है बाबू 12 नंबर प्रश्न कहता है ना कि निर्मला कौन थी। देखो जी, निर्मला कहानीकार की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी, तो निर्मला कहानीकार की पत्नी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि शेक्सपियर कौन थे। देखो जी, शेक्सपियर एक नाटककार थे। कौन थे बाबू, नाटककार थे। शेक्सपियर एक नाटककार थे। आप लोग बोल सकते हो कि शेक्सपियर एक नाटककार थे। ठीक है बाबू, चलो लेट्स अब देखो अगला क्वेश्चन बाबू कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। देखो बाबू, बिरजू महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि बिरजू महाराज का जो संबंध है वो लखनऊ घराने से है, क्योंकि उनका जन्म लखनऊ में ही हुआ था। तो आपका अगर जन्म पटना में हुआ है तो सब कोई आपको यही ना बोलेगा कि इसका जन्म पटना में हुआ है। ठीक है, बिहार भी तो बोलेगा, लेकिन संबंध तो पटना घराने से ही न रहेगा। वैसे ही बिरजू महाराज का संबंध भी लखनऊ घराने से है, और इनका जन्म 1938 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1938 ईस्वी में हुआ था, याद रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन है अभिमन्यु में लेखक को किस लिए बुलाया गया था। तो डायरेक्ट याद रखना, अभिमन्यु में लेखक को किस लिए बुलाया गया था, तो महाभारत देखने के लिए। जहाँ भी होगा महाभारत देखने के लिए, तो आंसर टिक लगा देना। पीटर ब्रूक का विवादास्पद महाभारत देखने के लिए ही अभिमन्यु में लेखक को बुलाया गया था बाबू। ठीक है, चलो बाबू अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि मछली किस कहानीकार की रचना है। मछली पता है ना बाबू, विनोद कुमार शुक्ल जी होंगे। मछली जो पाठ है ना वो कहानी है, और इस कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल। आंसर होगा बाबू आपका बी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है रसूलन बाई कौन थी। अगला क्वेश्चन बाबू क्या है 17 नंबर कि रसूलन बाई कौन थी। तो आप लोग एकदम अच्छे से टिक लगाना, गायिका। रसूलन बाई कौन थी बाबू, गायिका थी। ठीक है, आंसर क्या होगा, डी नंबर वाला होगा। अब देखो बाबू अगला क्वेश्चन 18 नंबर, क्वेश्चन का आता है 18 नंबर कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। बाबू गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक क्या होती है। तो गांधी जी शिक्षा सहायक किससे मानते हैं, शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में। शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में सी नंबर वाला आंसर होगा। ठीक है, देख लो सी नंबर वाला। ठीक है, और दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है गुरु नानक की रचना है। तो दोस्तों गुरु नानक की जो रचना है उसमें से एक रचना ऑप्शन नंबर ए ही में दे दिया है। गुरु नानक जी कहते हैं जो नर दुख में दुख नहीं माने, यही गुरु नानक जी की रचना है। इसका मतलब समझते हो, अगर कोई इंसान दुख में आपका साथ नहीं देता है वो इंसान ही किस काम का। अगर आपके कोई दोस्त है या फिर कोई भी हो सकता है, अगर आपका वो साथ कहीं मुसीबत में फंसे समय नहीं देता है तो आपको उस वैसे व्यक्ति को हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। वो व्यक्ति आपको ज़िंदगी भर कहीं काम नहीं आएगा अगर वो मुसीबत में आपके साथ नहीं देता है। तो देख लीजिएगा आपके आसपास बहुत ऐसे भरे पड़े होंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके दोस्त होंगे, बुरा मत माना बहुत ऐसे होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को हकीकत बता रहा हूँ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बाबू देखिए ना, अगला क्वेश्चन आपका है ब्रह्म का निवास होता है। बाबू याद रखना, कभी भी अगर पूछे कि ब्रह्म का निवास होता है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम कई बार आया है। ठीक है, तो ब्रह्म का निवास दोस्तों होता है काम क्रोधीन व्यक्ति में। आंसर होगा डी नंबर। बहुत लोग क्या करते हैं ना, स्वर्ग पर टिक लगा देते हैं क्योंकि ब्रह्म का निवास होते हैं कि स्वर्ग में होगा। ये वही सब बच्चा टिक लगाता है जो कभी हमारा वीडियो नहीं देखा होगा। ठीक है, तो याद रखना आंसर होगा आपका डी नंबर, काम क्रोधीन व्यक्ति में। क्योंकि दोस्तों जो भी हमारे देवता लोग होते हैं वो वास वहीं पर करते हैं जहाँ पर उनको इच्छा हो। इच्छा क्या हो, जो व्यक्ति दिन रात एक करके 2 वक्त की रोटी खाता है, क्या ब्रह्म का निवास वहाँ नहीं होगा तो दूसरे जगह होगा? नहीं, आंसर होगा आपका क्या, तो डी नंबर वाला।
अगला प्रश्न है आप लोगों का जी 21 नंबर कि रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए। रसखान दिल्ली के बाद याद रखना ब्रजभूमि चले गए थे। ब्रजभूमि का मतलब समझते हो, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो भूमि में दफन हो जाता है, भूमि के अंदर चला जाता है, तो इनको बोलते हैं हम लोग ब्रजभूमि में चले गए थे। रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे, तो डायरेक्ट ब्रजभूमि चले गए थे, नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है बाबू। चलो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 22 नंबर बाबू। 22 नंबर क्वेश्चन है कवि अपने द्वितीय छंद में किसे संशोधित किया। बाबू कवि अपने द्वितीय छंद में मेघ समझते हो, मेघ को संशोधित किया है। कवि ने अपने द्वितीय छंद में किसे संशोधित किया है, तो मेघ को संशोधित किया है। ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि कवि ने पर्जन्य किसे कहा है। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है, तो कवि ने पर्जन्य बादल को कहा है। किसको कहा है बाबू, बादल को। ये जो आसमान में बादल है ना, वही। ठीक है, एक गाना सुने हो ना, आसमान में बादल छा रहे हैं। चलो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर वाला होगा। ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका है 24 नंबर कि प्रेमधन किन का उपनाम है। देखो प्रेमधन किन का उपनाम है बताना है, तो ध्यान से देखना बाबू। 24 नंबर का ऑप्शन नंबर बी को देखो तो बद्रीनारायण चौधरी उर्फ प्रेमधन। यानी कि दोस्तों एक इंसान का दो भी नाम हो सकता है, शॉर्ट नाम और फुल नाम। जैसे आपके बचपन में दूसरा नाम होगा और अभी आपका दूसरा नाम है, ऐसा हो सकता है ना। वैसे ही दोस्तों बद्रीनारायण चौधरी का दूसरा नाम है प्रेमधन। इनको हम लोग प्रेमधन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर कि भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है। तो ये जो आपका भारत माता कविता है ना, यह ग्राम्य यानी कि गांव से संबंधित है, गांव से संबंधित है। तो गांव यानी कि ग्राम्य, देखो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो कहीं कहीं दोस्तों ग्राम्य की जगह पर गांव भी दे देता है, तो समझ लेना ग्राम्य का मतलब क्या होता है। ग्राम्य का मतलब गांव ही होता है। क्या होता है, ग्राम्य का मतलब गांव ही होता है, आप लोग समझ जाना। ठीक है बाबू। चलो अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन का आता है कि जनतंत्र का जन्म किन की रचना है। जनतंत्र का जन्म, देखो जी ये जो जनतंत्र का जन्म है ये किसकी रचना है, तो सभी बच्चे अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, दिनकर जी की। अब देखो दिनकर का भी एक फुल नाम होता है रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर का भी फुल नाम होता है ना रामधारी सिंह दिनकर। तो देख लो बाबू बहुत ऐसे कवि आपको मिलेंगे, लेखक मिलेंगे जिनका शॉर्ट दिया होगा, फुल दिया होगा। जैसे एक और है अज्ञेय, जिसका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन। बहुत ऐसे आपको लेखक मिलेंगे। ठीक है, तो सबको आपको फुल नाम और उपनाम दोनों आपको याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में ये सब आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाबू 27 नंबर कि बताओ कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला। हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला, तो हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट कि नगर के चौक पर। कहाँ, तो आपके नगर के चौक पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आ ही गया कि अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। अब अज्ञेय तो शॉर्ट नेम दिया है, तो आप लोग याद होना चाहिए ना कि आखिर में अज्ञेय कौन है। तो अज्ञेय का पूरा नाम क्या होता है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन। क्या होता है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय, इनका फुल नाम है। तो 28 का आंसर क्या होगा बाबू, 28 का आंसर क्या होगा। अरे वाह भाई क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश। यार ज़्यादातर लेखक का जन्म तो उत्तर प्रदेश में ही इतना हुआ है। अब देखो अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है। एक वृक्ष के हत्या के कवि कौन है, तो कुंवर नारायण हो जाएंगे जी। कुंवर नारायण कौन होंगे, तो कुंवर नारायण होंगे। यही एक वृक्ष की हत्या के कवि है। अगला क्वेश्चन है कि हमारी नींद कविता में किसका जीवन चक्र पूरा हुआ उल्लेखित है। हमारी नींद कविता में किसका जीवन चक्र पूरा हुआ उल्लेखित है। तो बाबू 30 का आंसर होगा सी नंबर मक्खी। क्या, तो मक्खी आंसर आप लोग देना ऑप्शन नंबर सी को 30। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 31 नंबर कि अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है। अक्षर ज्ञान जो पाठ है उस पाठ के रचनात्मकार कौन है। तो याद रखना बाबू सब लोग अनामिका का नाम सुने होंगे, आपके हिंदी में है। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग पहुँचे ही नहीं होंगे, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कि इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है। कौन सी इसमें से कृति है जो आपके जीवनानंद दास की
नहीं है। तो भूमिजा, देखो भूमिजा जो है ना वो इनकी कृति नहीं है जीवनानंद दास की। बाकी झरा पालक, वनलता सेन, धूसर पांडुलिपि ये सब इनकी कृति है, लेकिन भूमिजा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बाबू अगला क्वेश्चन कहता है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में उल्लू कहाँ बोलता है। तो अगर आप नहीं पढ़े होंगे ना तो एकदम हमको पता है ना, हमको तजुर्बा है 28 साल का कि आप अमरूद के पेड़ पर टीक लगाओगे, लेकिन इसका आंसर होगा कपास के पेड़ पर। लौट कर आऊँगा फिर कविता में ना उल्लू जो है ना वो कपास के पेड़ पर बैठकर बोलता है। ठीक है, तो याद रखना कपास के पेड़ पर, ऐसा थोड़ी कि आप अमरूद के पेड़ पर ऐसे ही टीक लगा देंगे, नहीं तो आम के पेड़ पर। तो मेरे को पता है कि अगर आप पहले से नहीं याद किए होंगे ना तो आप अमरूद या फिर आम के पेड़ पर ही टीक लगाएंगे, लेकिन मेरे बताने के बाद आप कभी दोबारा उस पर टीक नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन है 34 नंबर की, रेनर मारिया रिल्के किस देश के कवि है। तो ये जो रेनर मारिया रिल्के है ना ये जर्मनी देश के कवि है। किस देश के, तो जर्मनी देश की है। तो 34 का आंसर होगा बी नंबर, जर्मनी देश की है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर बहुत लोग ऐसे ही गलत बताते हैं। भारत में जनतंत्र की स्थापना कब हुई थी। तो बहुत लड़के समझते हैं कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उसी से संबंधित है। चलो टिक लगा दें, नहीं यार, इसका आंसर होगा सी नंबर, 1950 ईस्वी में भारत में जनतंत्र की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है बाबू अगला क्वेश्चन है दिनकर, इनके फुल नाम क्या हुआ, रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था। तो बाबू याद करना संस्कृत के 4 अध्याय पर मिला था। बहुत लोग उर्वशी पर टीक लगाते हैं, तो जो लोग उर्वशी पर टीक लगाते हैं ना हो सकता है कि उनका 1 नंबर गलत हो जाए। ठीक है, चलो अब देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा सब, देखो अगला क्वेश्चन 37 नंबर। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है दही वाली मंगमा कहानी के कहानीकार कौन है। देखो जी ये जो दही वाली मंगमा है उस कहानी के इनके लेखक यानी कि कहानीकार कौन है। तो श्रीनिवास जी होंगे। कौन होंगे बाबू, श्रीनिवास। 38 नंबर क्वेश्चन है कि रंगपा था। तो देखो जी रंगपा गांव का एक जुआड़ी लड़का था। रंगपा गांव के मिजाज शौकीन जुआड़ी लड़का था। तो आंसर हमारा हो जाएगा 38 का बी नंबर। क्या हो जाएगा, सोनू मोनू। 38 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है बाबू कि ढहते विश्वास के कहानीकार कौन है। ढहते विश्वास के कहानीकार कौन है। तो 7 कोड़ी होता। आंसर होगा बी नंबर, 7 कोड़ी होता। और अगला प्रश्न है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कवि, किस भाषा के साहित्यकार है। ये जो ईश्वर पेटलीकर है वो हिंदी वाणिज्य का माँ चैप्टर के कहानी, माँ चैप्टर जो है ना कहानी है ना जो पाठ, उस पाठ के लेखक है। ठीक है, और इनका जो भाषा है इनकी ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के साहित्यकार है। तो आप लोग बताना है गुजराती। क्या बताना बाबू, गुजराती, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो मैंने जितना भी प्रश्न बताया अगर उसमें से आप लोग बहुत प्रश्न अगर आपको याद होगा पहले से तो ठीक है, अगर नहीं याद होगा तो सारे क्वेश्चन याद कर ले तो ना। तो मैं भगवान से विनती करूंगा कि जितने भी बच्चे हमारी इस वीडियो को देखे हैं उन पर अच्छी नज़र लगे और उन लोगों को हिंदी में बहुत ही अच्छा मार्क्स आए। मैं भगवान से बहुत ही अच्छे से विनती करूंगा। ठीक है, और कोशिश करना बाबू आप लोग भी हमको प्यार देना, सब लोग वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आप लोग का कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा और आपके कमेंट में सुनने का देखने का प्रयास ज़रूर करूँगा। ठीक है बाबू, चलो बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।